कल हम लोग पूर्वी भारत के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में? पूर्वी भारत के बारे में। चूंकि हम लोग मगध साम्राज्य पढ़ रहे थे, तो मगध साम्राज्य बीच सेंटर का पार्ट है, तो उसके पूर्वी क्षेत्र में आप लोग को कल पढ़ाए थे चेदी वंश का एक राजा था, और किस प्रकार से वो ये लास्ट वाला जो आपको जिसको कलिंग का एरिया माना जाता है, उसको किस प्रकार से अपने अंडर में लिया, या उसकी वार्तालाप किस प्रकार हुआ, कौन सा मूर्ति लेकर के वापस गया, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा किए थे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पश्चिमी भारत के बारे में। किसके बारे में? पश्चिमी भारत के बारे में। पश्चिमी भारत मौर्योत्तर काल के पश्चिम भारत के दो गणराज्यों का उदय हुआ था। पहला का नाम था योद्धय और दूसरा का नाम था मालव। योद्धय ने ही भारत में सर्वप्रथम कार्तिकेय यानी कुमार की उपासना आरंभ की थी, और रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख में पता चलता है कि रुद्रदामन ने योद्धाओं को पराजित किया, लेकिन योद्धय की वीरता से प्रभावित होकर के उसे वीर जाति कहा। बात समझ गए? अर्थात इसमें इस बात का वर्णन है कि रुद्रदामन क्या किया, योद्धय को पराजित कर दिया। लड़ाई तो किया, लेकिन लड़ने वाला सामने व्यक्ति से उसको हरा तो दिया, लेकिन उसको लगा कि यह सही में इसके पास क्षमता है। जैसे हम किसी भी आदमी से झगड़ते हैं या उसका कंपटीटर है, तो जीत तो जाते हैं, लेकिन मन में एक शंका रह जाता है, डर टाइप का, कि नहीं उसके पास भी पावर है, क्योंकि सामने वाला आदमी बहुत अच्छे से लड़ा है। तो योद्धय को क्या कहा गया? वीर जाति की उपाधि किसने दी? रुद्रदामन ने किया। और रुद्रदामन ने इसलिए किया क्योंकि उसको क्या किया? हराया था, लेकिन हराते वक्त उसको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था, इसलिए ऐसा वो किया। दूसरा भाग जो पश्चिमोत्तर भारत में जो दूसरा वंश के रूप में जो हमको मिला, वो कौन सा मिला? माल। मालव जनों में जिस प्रदेश का शासन किया था, वही प्रदेश वर्तमान में मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है। बात समझ में आई? आज के समय में भारत का मध्य पार्ट कौन है? मध्य प्रदेश, लेकिन उस समय वो पश्चिमोत्तर पार्ट हुआ करता था। ठीक है, मालवा का इलाका, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में जो मालवा है, मालव जनों ने जिन प्रदेश पर शासन किया, वही प्रदेश को वर्तमान में क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का इलाका जो कौन सा है? मालवा। उसको हम लोग मैप से थोड़ा देखेंगे, उससे पहले हम लोग इसको थोड़ा पढ़ ले, समझ ले। मालव जन में एक प्रतापी राजा हुआ था जिनका नाम क्या था? विक्रमादित्य। कौन सा? विक्रमादित्य। ये विक्रमादित्य भी अपने आप में कंफ्यूजिंग वाला वर्ड है, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की गई है। विक्रमादित्य क्या होता है, इस सब बारे में हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। मालव जन के एक प्रतापी राजा हुए जिनका नाम विक्रमादित्य था। विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया। इस विजय का स्मारक रूप देने के लिए उन्होंने एक नया संवत चलाया, जिसे विक्रम संवत के 57 ईसा पूर्व में शुरू की गई। और विक्रम संवत दो और नामों के नाम से जाना जाता है। पहला का नाम है मालव संवत और दूसरा का नाम है कृत संवत। विक्रम संवत की शुरुआत विक्रमादित्य ने की थी। ध्यान सुनिएगा, जो मालव जन का एक प्रतापी राजा कौन था? विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसने शकों को क्या किया था? पराजित किया था, हराया था। शकों को पराजित करने के विजय के स्मारक रूप देने के लिए, मतलब स्मृति चिन्ह देने के लिए, उसको यादगार बनाने के लिए क्या किया? विक्रम संवत चलाया। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई है? 57 ईसा पूर्व में हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखता है कि विक्रम संवत को दो और नामों के नाम से जाना जाता है। पहले को बोलते हैं मालव संवत और दूसरे को बोलते हैं कृत संवत। पहले का नाम क्या है? मालव संवत, दूसरे को क्या बोलते हैं? कृत संवत। इस घटना के बाद से विक्रमादित्य एक प्रतिष्ठाजनक उपाधि हो गई। अब विक्रमादित्य क्या हो गया? प्रतिष्ठाजनक उपाधि। जैसे जो बहुत ज्यादा पढ़ने में होता है तेज, उसको हम लोग ब्रिलियंट कहते हैं। जो तेज मूर्ख जैसा काम करने लगता है, ठीक है, आप लोग देखते हो ना कि एक उपाधि प्राप्त हम लोग देने लगते हैं। इंग्लिश बोलने लगे तो बोलता है इंग्लिश मैन हो गया, अंग्रेज हो गया, बोलते हैं ना। तो अंग्रेज बोलने का अर्थ क्या है? कि वो उपाधि प्राप्त करा, सम्मानजनक बात है। ठीक है, बहुत अच्छा गणितज्ञ हो गया, मतलब गणित को जानने वाला है। तो विक्रमादित्य एक तरह का उपाधि प्राप्त हो गया। जैसे आप लोगों को पता है पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत अच्छा करने का रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करने का कौन पुरस्कार दिया जाता है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो हाल फिलहाल में रवीश कुमार को मिला था। उसी तरह वन क्षेत्र में बहुत अच्छा करने से अमृता बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है।
अब अमृता देवी एक महिला थी और महिला इतनी अच्छी थी कि उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो खेजड़ी वृक्ष बचाने के लिए अपने और अपने बेटी दोनों आदमी मिलकर के आंदोलन किया। तो वह नाम अपने आप में क्या हो गया, प्रतिष्ठा वाला हो गया। अब उसका किसी को उपाधि दिया, मतलब जैसे मान लो अर्जुन बहुत अच्छा धनुर्धर था और अर्जुन धनुर्धर होने के कारण उसको क्या अवार्ड, मतलब वो एक प्रतिष्ठित नाम हो गया। अब खेल में बहुत अच्छा करोगे तो तुम्हें कौन पुरस्कार मिलेगा, अर्जुन पुरस्कार। द्रोणाचार्य बहुत अच्छे गुरु थे, कोई कोच किसी खेल का बहुत अच्छा करेगा, प्रदर्शन बहुत अच्छा करेगा, उसे द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलेगा। तो ये सब नाम क्या हो गया, फेमस नाम हुआ कि नहीं। ये नाम कैसा हो गया, इज्जत वाला नाम हो गया, उपाधि देने वाला नाम हो गया, ठीक है ना। जैसे मान लो तुम लोग बहुत, जिसका चर्चा भी थोड़ा देर पहले, खान सर, ठीक है, तो वो फेमस नाम हो गया, उपाधि वाला नाम हो गया, विद्वान व्यक्ति है कहने के लिए। तो जब उस तरह का कोई करेगा तब बोलेगा खान बन रहा है, दूसरा बन रहा है। अमिताभ बच्चन जैसा कॉपी करे तो उस फेमस नाम, उसका नाम कॉपी कर। ये नहीं कह सकते हो कि नवीन कुमार जैसा अमिताभ बच्चन किया, अमिताभ बच्चन जैसा नवीन कुमार किया। ये कहने का मतलब क्या है, फेमस होने से। तो यहां पर भी वही बात है। विक्रमादित्य जो थे वो क्या बन गए, विक्रमादित्य एक प्रतिष्ठाजनक उपाधि हो गई थी। जो कोई भी राजा बड़े पराक्रम का कार्य करता था वह विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता था। बड़े पराक्रम मतलब बड़े बड़े युद्धों में जाकर जीतता था, उसके आगे पीछे कोई नहीं रहता था, सिर्फ युद्ध को जीत जाता था। तो बड़े पराक्रम, बलशाली काम, असंभव काम को करने में सफल हो जाता था। वैसे राजा क्या कौन उपाधि धारण करता था, विक्रमादित्य। क्या समझ में आ गई, विक्रमादित्य का मतलब बड़ी पराक्रमी कार्य करने वाला, असंभव काम करने वाला, युद्ध में जीतने वाला। बात समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जो कोई भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा विक्रमादित्य हुआ गुप्त वंश का, जिसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। मैंने अभी थोड़ा देर पहले चर्चा भी किया था। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का है, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का है। और सबसे प्रतापी, सबसे बड़ा, सबसे अच्छा विक्रमादित्य कौन हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय। किस वंश का, गुप्त वंश का, जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। अंतिम विक्रमादित्य कौन हुआ, हेमू, जो दिल्ली का अंतिम राजा। ये हेमू कौन है, मुगल काल में एकमात्र हिंदू राजा जिसका नाम क्या है, हेमू। जब लड़ाई हो रहा था, हुमायूं उस समय राजा था। आप लोग रक्षाबंधन की कहानी सुने होंगे। तो कर्मावती जो है ना, वो हुमायूं के पास चिट्ठी भेजी कि सुनो ना, हम पर थोड़ा विपद पड़ गया है, ठीक है ना, थोड़ा लड़ाई वड़ाई का जरूरत है। तो हुमायूं बहुत डरपोक आदमी था, ठीक है ना, लड़ाई वड़ाई करने में उसको बड़ा परेशानी होता था, वो जल्दी लड़ना नहीं चाहता था। तो एक के कहा कि तू है राजा बनना, जाओ कुछ दिन लगी, हम रजे नहीं रहेंगे ना, हमको लड़ना पड़ेगा, मेरा इज्जत भी बच जाएगा। तो अस्वस्थता का भावना देकर के हम बहुत अस्वस्थ है, इसलिए राजभार इसको देते हैं। तो हेमू को क्या बना दिया, राजा बना दिया। अब हेमू तो था राजा, जैसे गद्दी में आया, पावर में आया, और पावर में आने के बाद पराक्रमी काम किया गया। बहन से राखी बंधा, मतलब कर्मावती से राखी बंधवाया और बहन को वादा दिया कि तुम टेंशन मत लो, तुम सुरक्षा में हो। हमको तो लगता है कि अब राखी बनवाते समय बोल देना पड़ेगा कि हम तुम्हारा रक्षा नहीं करेंगे, तुम पर बाउंडेशन हम नहीं लगाएंगे। कौन गारंटी, कल न्यूज तुम लोग देखबे किए हो, कहीं प्लान उलान करने लगा। क्योंकि राखी बांध रहे हो तो उससे पहले शपथ लेना पड़ेगा कि तुम राखी बांध रहे हो तो हम कसम खाएंगे कि तुम्हारा रक्षा करेंगे। तो तुम गड़बड़ सड़बड़ करोगे तो देवो करेंगे डोज, ठीक है ना। या हम अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे कि तुमको कोई गलत काम नहीं करे, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है तभी राखी बांधना, तो अपना घर जाओ, हमारा राखी उखी नहीं बनवाना है, हम तुम्हारे काम में टांग नहीं आ रहे हैं। क्या सौरभ, सही बात है कि नहीं। नहीं तो देखो अभी कल न्यूज तो तुम लोग देखबे किए हो, सुनबे किए हो कि अपना दादा के कैसे निपटाने के लिए लड़की, ठीक है ना। मान लो उसका भाई उतना कड़क मिजाज का होता और वो भी उतना शक करता, उतना हर काम करता, भाई को भी निपटा देती। जब दादा को निपटाने के चक्कर में, क्योंकि सबको तो अधमारा करिए दिया था नींद या गोली खिला के, ठीक है। तो ऐसा हालत है, इसलिए राखी बंधवाना बहुत सोच समझ के बंधवाना पड़ेगा, ये बात है। तो कर्मावती ने राखी बांधा, हेमू तैयार हो गया, बोला कोई बात नहीं, हम तुमको रक्षा करेंगे, और युद्ध जीता, असंभव काम को जीता। इसलिए सबसे आखिरी विक्रमादित्य कौन बना, हेमू। इसके बारे में थोड़ा मोड़ा पढ़ना। इसका एकमात्र जी के सवाल बार बार पूछता है, मुगल साम्राज्य का एकमात्र हिंदू राजा, क्योंकि मुगल साम्राज्य मुसलमानों का एरिया है, पूरा मुस्लिम लोग उस पर शासन किए हैं, लेकिन उसमें एगो हिंदू राजा घुस गया,
कौन? हेमू। और वो इसलिए हुआ क्योंकि हुमायूं उसको घुसाया, क्योंकि उसको डर लगता था लड़ाई में, ठीक है ना। और हुमायूं जो है एकदम आसान मौत मर गया, पढ़ रहा था पुस्तकालय पर, सीढ़ी पर से लुढ़क गया, ठीक है ना, और सीढ़ी पर से लुढ़का खत्म, ठीक है ना। हाँ कह सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग राजाओं का एक अलग अलग अपना कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे लोग क्या होता है मरते गया, हटते गया, ठीक है। तो वो भी दिन आएगा जब हम लोग मुगल काल पढ़ेंगे, जहाँ पे हेमू की थोड़ा चर्चा होगी। तो दिल्ली का शासक था और अंतिम शासक के रूप में वह काम किया। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं सबको। तो सबसे बड़ा विक्रमादित्य कौन बना? चंद्रगुप्त द्वितीय। किस वंश का था? गुप्त वंशी शासन का। सबसे आखिरी कौन है बच्चों? हेमू है। सबसे पहला विक्रमादित्य कौन बना है? जो विक्रमादित्य ही था, ठीक है ना। किस वंश के थे विक्रमादित्य? मालवा वंश के। कौन से वंश के? मालवा का एक प्रतापी राजा हुआ था जिसका नाम क्या था? विक्रमादित्य। और वो असंभव काम को, ठीक है ना, काम दिया, विक्रम संवत चलाया, इसीलिए वह एक प्रतिष्ठा का विषय बना। और जो राजा अनहंती काम करता था वो अपने आप को क्या समझता था? विक्रमादित्य की उपाधि धारण करना था। क्लियर है बच्चों। अब हम यहाँ पे थोड़ा क्या करते हैं, थोड़ा आप लोग देख सकते हैं किसकी स्थिति, थोड़ा मैप देख लेते हैं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। कहाँ का मैप है तुमको नहीं समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? ये वाला इलाका, क्योंकि ये भारत की इलाका है ना, निचला वाला इलाका। ये वाला जो तुम पार्ट जो देख रहे हो, ये वाला जो इलाका और ये वाला इलाका, सिकंदर किस रास्ते से आया था? सिकंदर यूनान का रहने वाला था। ये रास्ता से आकर के अपना, ये बगदाद है, बगदाद ईरान इराक की एरिया जो है, हम लोग भारत में नहीं है अभी, विश्व में बहु आ रहे हैं, ठीक है। इसको वर्ल्ड मैप पर पढ़ोगे तब ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन आप लोग इतना समझो, ये नाम थोड़ा नाम याद रख लो। एक मिस्र की सभ्यता है, आपको याद है ना? मिस्र की सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। कैसी सभ्यता? ग्रामीण सभ्यता। मोसोपोटामिया जिसको हम लोग बोलते हैं, मोसोपोटामिया की सभ्यता भी है। फिर नील नदी जो है दुनिया का सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी। नील नदी क्या है? दुनिया का सबसे लंबी नदी। दुनिया का सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी। किस देश में आग लगा हुआ है अभी? किस देश में अभी लगातार आग लगा हुआ है पहाड़ी पर? अमेरिका में। किस देश में हाल फिलहाल में आग लगना बंद हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा लग गया था? जंगल में, भीषण जंगल में आग लगा था जिसमें बहुत सारे जीव जंतु समाप्त हो गए। कौन सा जंगल बताओ? ऑस्ट्रेलिया में आग लगा था। कहाँ लगा था? ऑस्ट्रेलिया। वहाँ भी बहुत सारे जीव जंतु मर गए। और दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल कौन है? अमेज़न। अमेज़न में चींटी भी बहुत खतरनाक होता है, जो काट लेगा तो सांप से भी खतरनाक जहर उगल देगा। बस समझ में? वहाँ की जो जंगलें हैं वो कैसी है? पूरा का पूरा झर्रीदार है, मतलब ऊपर से घना और नीचे से भी घना। जैसे पहाड़ी इलाका में जाने पर क्या होता है कि पेड़ ऊपर से घना है लेकिन अंदर साफ सुथरा रहता है, तो घूम सकते हो। लेकिन वो ऐसा जंगल है जो ऊपर तो घना है ही और नीचे पूरा झाड़ी है, जिसमें तुम चलने फिरने में तुमको काफ़ी तकलीफ होगा। बहुत सघन जंगल है, बस समझे? इसलिए वहाँ पर अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ क्या होती है? डेवलप हो जाती है बड़ी आसानी से। शिकार करना वहाँ बहुत टफ काम होता है। शिकारी लोग रियरली वहाँ पर जाके सम्मिलित हो पाते हैं, जीत पाते हैं, अपने चीज़ों को अचीव कर पाते हैं, ठीक ना। लाल सागर के बारे में जानते हैं? दुनिया का मानव अवतरित का देश किसे कहा गया है? अफ्रीका को। मानव का पहली बार होने का प्रमाण कहाँ मिला है? अफ्रीका में, यानी हम लोग यहीं रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे जानेंगे, ठीक। बाकी इसके इलाके में कुछ अलग अलग जो पार्ट है कि कौन कौन आया, कैसे कैसे आक्रमण किया, किस प्रकार से हम लोग घुसे। जैसे ये वाला जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है, यही भारत का इलाका है, सिंधु सिंध, सौराष्ट्र का, जो महाराष्ट्र का, गुजरात का जो इलाका है, ठीक है ना। बाकी ये सब जो है वो हमारे भारत से क्या है? बाहर के तरीके। इसको हम एक बार बड़े मैप पे आपको दिखा के समझाएंगे। अब आपको ये समझना है कि जब हम लोग के पास भारतीय जो हमारा मगध का शासन जो चल रहा था, उस पर तो आप आक्रमण समझे हैं। तो उसमें आक्रमण में सबसे पहले कौन आया था? ईरानी आया था, और दूसरा कौन? यूनानी आया था। पहले कौन सा हुआ? ईरानी आया, फिर कौन आया? यूनानी आया। तो यूनानी में कौन आ गया? सिकंदर आ गया। उसके बाद तो ये तो मौर्य वंश से पहले आया, मौर्य वंश से पहले। मौर्य वंश के बाद कौन आया? विदेशी में तो कौन है? इंडो ग्रीक आया। दूसरा कौन आया? शक आया।
शक आया तो एक मतलब आपको क्या क्या करना है, एक प्रोसेस बना लेना है। पहले कौन आया बाहरी आक्रमण के रूप में? ईरानी आया, फिर कौन आया? यूनानी आया, फिर कौन आया? इंडो ग्रीक आएगा, फिर कौन आएगा? शक आएगा, फिर कौन आएगा? प्रार्थनान या प्राथियन आया, और तब फिर लास्ट में कौन आया? कुषाण आया। समझ गए ना? ये सब कैसे हैं? बाहरी विदेशी आक्रमणकारी। इसमें से कुषाण जो है वो मगध पर, ठीक है ना, वंश को स्थापित करने में क्या रहा? थोड़ा मोड़ा सफल रहा। ठीक है, यहाँ पे लिखता है इंडो ग्रीक के बारे में हम लोग जानेंगे। मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाले यूनानियों की बैक्टीरियाई यूनानी या इंडो यूनानी, हिंदी यूनानी भी कहते हैं, अर्थात मौर्योत्तर काल में आक्रमण करने वाला पहला वंश इंडो ग्रीक हिंद यवन वंश था, और प्रथम शासक कौन था? ड्रेमेटियस था। अर्थात कि जैसे ही मौर्य वंश समाप्त हुआ, बृहद्रथ ने इसकी हत्या की, ठीक है ना, और जैसे ही समझ में आया मौर्य वंश जब समाप्त हुआ, उसके बाद एक विदेशी आक्रमणकारी को भी यहाँ पर लाया गया, और विदेशी आक्रमणकारी पहला वंश जो है वो कौन है? इंडो ग्रीक। और इंडो ग्रीक का पहला शासक कौन था बच्चों? डेमेट्रियस था। बात समझ में आई? डेमेट्रियस ने लगभग 183 ईसा पूर्व पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करते हुए पंजाब एवं सिंध के प्रांत को जीता। मतलब इधर से तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इधर तो बंगाल की खाड़ी है, जब भी उपाय है तो उधर से, और उधर से जैसे ही वो आक्रमण किया तो किसको जीता? पहले जीतते समय सबसे पहले पंजाब और सिंध का प्रांत को जीता, और जीते गए क्षेत्र की राजधानी साकल आधुनिक भारत का सियालकोट को बना दिया। मैंने उसी एरिया में उसको जीत करके बना दिया राजधानी। डेमेट्रियस पहला शासक था जिसने चित्रयुक्त एवं लेखयुक्त सिक्का चलवाया। यह लेख खरोष्ठी भाषा में लिखा गया। याद रखेंगे, चित्रयुक्त वाला सिक्का जारी करने वाला पहला विदेशी यात्री था। पहला विदेशी जो था वो कौन था? ड्रेमेटियस। किसके? इंडो ग्रीक। इसलिए ऑप्शन में डायरेक्ट देता है कि चित्र वाला सिक्का किसने जारी किया? इंडो ग्रीक। चित्र वाला सिक्का किसने जारी किया? इंडो ग्रीक। लिखा हुआ सिक्का किसने जारी किया? इंडो ग्रीक। पहली बार किसने किया? सिक्कों की कहानी में ये पढ़ाए थे। जब सिक्कों की कहानी आप लोगों को पढ़ा रहे थे वहां पर जरूर समझाए होंगे कि सिक्कों की कहानी में सबसे पहले इंडो ग्रीक ने ही लिखा हुआ तस्वीर वाला सिक्का को क्या किया? जारी किया। आगे कहता है हिंद यवन शासक के द्वारा ही भारत में पहली बार सोना का सिक्का जारी किया गया। कब किया गया? भारत में पहली बार सोना का सिक्का क्या किया गया है? जारी किया है। सुनाई दे रहा है? हिंद यवन शासक के द्वारा ही, मतलब इंडो ग्रीक के द्वारा ही पहली बार सोना का सिक्का जारी किया गया। पहली बार सोना का सिक्का किसने जारी किया? इंडो ग्रीक ने किया। पहली बार शुद्ध लगा देगा। क्या लगा देगा? शुद्ध। तो आगे पढ़िएगा, कुषाण का शुद्ध तो दूसरा बात है, सीधे सोना का सिक्का जारी किया। तो शुद्धता मेजर करने के लिए तो हम लोग कैरेट में जाते हैं मेजरमेंट करने के लिए कि 22 कैरेट का गोल्ड है, 24 कैरेट का। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। तो 24 कैरेट का गोल्ड है कि नहीं, तब हम लोग उसकी शुद्धता प्राप्त करते हैं। तो सोने का सिक्का जारी करने वाला कौन है? इंडो ग्रीक। ठीक है। ड्रेमेटियस को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित कर दिया था। ड्रेमेटियस को कितने पढ़ाए थे ना कि ड्रेमेटियस को किसने हराया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ड्रेमेटियस के पश्चात दूसरा आक्रमणकारी मिनांडर को भी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा पराजित हो गया, किंतु मिनांडर बौद्ध भिक्षु नागसेन के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को अपना लिया। इस तरह से मिनांडर मिलिंद पहला विदेशी आक्रमणकारी था जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। उसी ने पढ़ा दिए थे कि मिनांडर पहला ऐसा विदेशी था जिसने क्या अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था, जिसकी जानकारी बौद्ध विद्वान नागसेन की रचना मिलिंद पन्नो के नामक पुस्तक में मिलता है। ठीक है। अब मिलिंद पन्नो क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लो। देखो, मिलिंद पन्नो एक तरह का बौद्ध में एक पाली भाषा में लिखा हुआ एक किताब है, यानी बौद्ध ग्रंथ है। पाली भाषा में लिखा हुआ है क्या है बच्चों? बौद्ध ग्रंथ है। समझो कौन भाषा में? पाली भाषा में लिखा है, बौद्ध ग्रंथ है। यह प्रश्नोत्तर शैली में लिखी गई, मतलब प्रश्न उत्तर शैली में लिखी गई है। आपका जो सवाल होगा उधर से जवाब कि क्या अंडा शाकाहारी होता है? हाँ, अंडा शाकाहारी है। क्या मंगलवार के दिन मांस खाना चाहिए? नहीं, मंगलवार के दिन नहीं, बुधवार को खा सकते हैं। ठीक है। मतलब ऐसा सवाल कहीं पूछा होगा। ये सब एक तरह का कैसे तुमको पता चल गया कि मंगल को नहीं खाना है, बुध को खाना है, अब गुरु को नहीं खाना है? तो ये सब कोई ना कोई किसी सवाल पूछा होगा, प्रचलन में आएगा तब ना कि रविवार को नहीं खाना है, सोमवार को खा लेना है, मंगलवार को फिर अतरिया देना है, फिर बुध को कचर देना है। अच्छा, बीफे करते हो तो छोड़ो हटाओ, शुक्र का तो फिर अपने दिन है।
और शनिवार को पूरा जितना है उतना पूरा बना के खत्म कर देना, कह के फिर बिहान एतवार हो जाएगा तो जियान होगा, ठीक है ना। तो पूरा खा जाना है। कल मंगल है ताज सोमवार के पूरा जो बनल से सब खाना, लेकिन शुक्र वाला जो मछली मीट बचल है उसमें कोई रिस्क नहीं, क्योंकि बिहान शनिचर है, तो है कि नहीं। तो शुक्र वाला जो मीट उट जो चलता है वो थोड़ा लंबा खींचाता है। ये सब सोच समझ के, चाहे ये भी कोई सुनने को मिलाया गया है कि लड़का के भगवान माफ कर दे वाला थे, पाप न लागल है, ठीक है ना। लड़का है खा सकल है, हमनी नु औरत बड़ी तो ना खवे। तो ये सब किसने बनाया होगा, प्रश्नोत्तरी शैली में आया होगा तब ना, कि चलो ऐसा ना प्रोसेस, ये सब तोड़ है एक तरह का, ये सब एक तरह का बहाने बाज बात है। बाकी सबका कोई ना फायदा है ना कोई नुकसान है। बात समझो, तुम मंगल के दिन भी खाओगे तो तुमको ऐसा नहीं समझो कि तुमको बहुत कुछ हो जाएगा, और अगर कुछ हो रहा है तो समझ जाओ होना ही था। ये मत समझो कि भगवान के करना ही था कुछ हुआ है। मेरा बात एकदम कॉन्सेप्ट दिमाग में सेटल करिए लो। तुम मंगल करो या बुध करो या बृहस्पति करो, अगर थोड़ा लिखा है मरना है तो तुम मरोगे। अगर तुमको लग रहा है तुम स्वस्थ होने वाले तो तुम स्वस्थ रहोगे। सिंपल सा लॉजिक, बात समझ गया ना। इसलिए ये मन में कभी भ्रम मत पालना कि मंगल खा लिया कहीं कुछ होगा। बात समझ में आई। यह प्रश्नोत्तर शैली में लिखा हुआ है। यह बौद्ध संत नागसेन और नागार्जुन जिसको हम लोग कहते हैं और मिलिंद के बीच बातचीत है। मतलब वही मिलिंद क्या कर रहा था, मीनांडर, और बौद्ध से उससे बातचीत, मतलब बौद्ध धर्म अपनाने वाला था, उसके प्रभाव में और उसके ज्ञान के चक्कर में जब वो पढ़ा तो वार्तालाप होने लगा कि का कहे थे, का कहे के चाहिए थे, कि ना। तो वो अगर पूरा सेटिस्फाइड नहीं होगा तो बौद्ध धर्म हम तुमको बोलेंगे बउआ वो कंपनी है जिसमें जुड़ जाओ और सप्ताह सप्ताह पैसा रखो, करोड़पति बन जाओगे। तो तुमको पहले 2-4 को एग्जाम्पल देना होगा, खूब समझाना पड़ेगा, खूब अपने पाले में लेना पड़ेगा, इतना लालच तुमको दिखाएंगे कि ये 1 साल में तो कार पर घूमने लगोगे, फिर डबल कार आएगा, फिर यहाँ बंगला, फिर वहां बंगला, तुम्हारा दिमाग नहीं काम करेगा और तुम हाँ सर जल्दी ज्वाइन करिए, ठीक है। कोई इंश्योरेंस कंपनी का, बीमा कंपनी का एजेंट जब तुम्हारे पास बैठता है, भले वो आज पैसा ठीक से नहीं देखा होगा कि 10,000, 20,000, 50,000 क्या होता है, लेकिन वो बात हमेशा करोड़ों में करेगा। बोले कितना का इंश्योरेंस करें, 36 लाख मिलेगा। मरने के बाद 36,000 निकालने के लिए तेल निकल जाएगा, लेकिन जिस समय तुम्हारा इंश्योरेंस करेगा बोलेगा 36 लाख, मरिएगा तब। तो जीने से ज़्यादा मरने के फायदा है अकॉर्डिंग टू लाइफ इंश्योरेंस एजेंट। जिंदा रह के क्या करोगे। ऐसा रहता, एक बार चांस देता आदमी को कि मर जाए, एक बार चांस देता और फिर वो दूसरा बार वापस आ जाए। मतलब एक बार चांस देता कि एक बार मर गया ना तो फिर दोबारा उठ जाए। हाँ, मतलब लाइफ लाइन जिसको बोलते हैं। भगवान को ऐसा सोचना चाहिए कि एक बार मर गया तो दूसरा बार, ठीक है ना। 2 बार चांस रहना चाहिए सब आदमी को। एक बेर में जो मैटर खत्म कर देता है ना वही करवा जाता है। कि मुआ देता तब ऊपर जाकर तेल में तेरा झोंकारता उकारता, ठीक है, और उसको मारता गरम गरम तेल वाला डंटा एकदम धिका धिका कर रॉड। भगवान सजा देता, कहता जाओ इस बार आप दे रहे हैं, जाओ आदमी की तरह जियो। तो वहीं आता सबको समझाता, बोला चचा गलत मत करना। वहाँ अभी हम लोग देखे उखे नहीं है, ऊपर कोई गया है तो लौटा है नहीं। आध्यात्मिक बात करता है, यमराज का खौलता हुआ तेल, उसमें तुम जाओगे, रखे जाओगे। वृद्ध आदमी गाय की सेवा करता है, उम्र जब ज्यादा पूरा हो जाएगा तो गाय की सेवा करता है, इसीलिए कि गैतरनी पार हो जाए, ठीक है ना। स्वर्ग जाने के लिए बीच में एक रास्ता पड़ता है, उस रास्ते में नदी बह रही है, उस नदी में सिर्फ गाय चलता है। तो जो गाय का सेवा कर रहा होगा वो गाय का पूंछ पकड़ करके क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। इसलिए पुराने जमाने प्रथा है कि श्राद्ध जब होता है तो जब कौड़ा निकलता है कुत्ते का, एक कौवे का और एक गाय का, तो पहले गाय को खिलाया जाता है। बस समझ में आई। गाय को खिलाने से आप गैतरनी पार हो जाइएगा। यह अध्यात्म की बात है, ठीक है। हाँ, कुत्ता वफादारी को दिखाता है, ठीक है ना। और उसी तरह कुत्ता जो कौवा जो है वो इंडिकेशन का प्रतीक है, दीर्घायु होने का प्रतीक है। बहुत लोग तुम्हारे गांव में हैं जो वो कौवा का जीभ पकड़ के काट के खा जाता है, ठीक है ना। तुम्हारे गांव में है, इस आदमी खा लिया है, नाम नहीं बोलेंगे, उसको पता है, ठीक है ना। उसका जीभ को पकड़ के कौवा को खा लिया कि वो अमर हो जाएगा, ऐसा मतलब बेफालतू बात, ठीक है। ये आध्यात्मिक बात है, और खा भी लिया ताकि वो अमर हो जाए, इतना उसको जीने का शौक है। काम पूरा कुकर्म वाला करता है।
तो हमारे कहने का मतलब क्या है, सारे नॉनसेंसियल आदमी हैं, लेकिन हमारा धार्मिक जो विचार है उस पर हम लोग वार्तालाप करके हम लोगों ने सीखा जाना। हाँ, आदमी चाहे तो कुछ भी पकड़ सकता है, आदमी अगर चाह ले तो कुछ भी पकड़ सकता है। एक चिड़ई होता है, इस चिड़ई को बोलते हैं कुमैन, नाम जानते हो, कुमैन चिड़ई। कुमैन चिड़ई को लोग बहुत खाता है, उसको ज़्यादा उड़ास नहीं देता है, तैका दे उड़ाओगे बस गिर जाएगा, ऐसा पकड़ लेता है, उसको पका के खा जाता है। कुमैन बसवाड़ी उसवाड़ी में ज़्यादा रहता है, ठीक है। मिलिंद से बौद्ध धर्म के बारे में प्रश्न करता है और नागसेन उसका उत्तर देता है, ठीक है। बौद्ध धर्म के बारे में मिलिंद क्या कर रहा है, पूछ रहा है, वही मीनांडर पूछे जा रहा है, ये क्या है, ये क्या है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, और नागसेन उसका सारा जवाब देता है। उसके जवाब से वो क्या हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, और फिर निर्णय लेता है हमें कौन धर्म अपनाना है, बौद्ध धर्म। इस ग्रंथ में मिलिंद के द्वारा बौद्ध धर्म अपनाए जाने की जानकारी भी मिलती है। मीनांडर का सर्वाधिक सिक्का गुजरात के भरौच नामक स्थान से मिला है, जो एक क्या है, बंदरगाह का स्थल था, ठीक है। बंदरगाह का स्थल मतलब जहां पर समुद्र का सारा जहाज आकर के वहीं पर रुकता था। मीनांडर के काल में मूर्ति का निर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ, मतलब मीनांडर के समय में, ठीक है, मूर्ति का निर्माण बहुत ज्यादा हुआ। इंडो ग्रीक शासक के द्वारा भारतीय ने ज्योतिष विज्ञान, खगोल विज्ञान के साथ साथ समय की गणना के बारे में जानकारी प्राप्त की। मतलब देखो, आपको नहीं लगता है कि जैसे ही हमारे यहाँ विदेशी आक्रमणकारी आने लगा, विदेशी लोगों ने शासन किया था, हमारा कल्चर को थोड़ा अप ले गया। जैसे मान लो कोई गांव में लगातार रह रहा है तो उसका सोच नहीं बदलेगा, वो जैसा माहौल देख ले गांव में वैसा नहीं उसी सोच का रहेगा। लेकिन उसी में से कोई आदमी बाहर भीतर आ रहा है, जा रहा है, मजदूर क्लास का ही आदमी है, लेकिन बड़े बड़े शहर में रहता है, बड़े बड़े शहर में जाता है, आता है, घूमता है, तो उसका मनोवृत्ति क्या होगा, थोड़ा बदलेगा। तो विदेशी सब जब हम लोग के यहाँ आया तो हम लोग में चेंजिंग लाया, बात समझ भाई, हम लोग में क्या लाया, चेंजिंग। वो कौन सा चेंजिंग आया, तो यहाँ पर लिखता है ज्योतिष विज्ञान के बारे में हम लोगों ने जानना शुरू किया, दूरदर्शी सोच का आदमी हो गया। पहले आदमी दूरदर्शी नहीं सोचता था, जानकर तुमको बहुत हंसी होगा कि लोग पहले रोड सड़क किनारे का जमीन बेच देता था, लोग जबरदस्ती सस्ता भाव में दे देता था कि हम रोड के किनारे में न रहो, अंदर बीच गांव में जाके एकदम गली में जाके घर बनाता था, ठीक है ना, क्योंकि उस समय लोग ज्योतिष विद्या नहीं सीखा था, आगे के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता था, ठीक है ना, सिर्फ इतना सोचता था कि गली में रहम ना तो चोर चूहा ज़्यादा परेशान न करते, एकांत बगल रहम था। और अभी हम लोग क्या करते हैं, गली का जमीन है कोई भले रोड में लेने के बाद उसमें फ्यूचर देखने लगते हैं। ये जो इलाका है, इस इलाका में लोग लैंड खरीद रहा है, वो क्या देख रहा है, फ्यूचर देख रहा होगा कि आने वाले 30 साल 40 साल 50 साल बाद क्या हो जाएगा, हो सकता है ये थोड़ा एरिया बहुत डेवलप हो जाए। हमको तो नहीं लगता है ऐसा, हम बहुत दूरदर्शी सोचते हैं और उसमें हमको अगले 50 के अगले 100 साल तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है कि कुछ होगा। लेकिन फिर भी ठीक है, विकास जिस रफ्तार से है, डेवलपमेंट होना ही होना है, ठीक है। तो वहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडो ग्रीक के शासक द्वारा भारतीय ने ज्योतिष विज्ञान, खगोल विज्ञान के साथ साथ गणना के बारे में जानकारी प्राप्त किया है। भारतीय ने यूनानियों से ही संवत का प्रयोग किया, कैलेंडर का प्रयोग एवं सप्ताह के 7 दिन का नाम सीखा। समझ में आ गई। यूनान के लोगों ने ही बताया कि सप्ताह में कितने दिन, 7 दिन होते हैं। उसी तरह मैंने आपको कल चर्चा किया था कि अमेरिका ऐसा देश है जिस देश में फादर डे मनाया जाता है। अमेरिका ऐसा देश है जिस देश में क्या मनाया जाता है, मदर डे। उसका वहाँ के कल्चर है और उसको मनाना बहुत जरूरी है। समझ में आई। हम लोग यहाँ फादर डे मदर डे मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने के माइयो एक गो है, बाबू एक गो है, सिंपल लॉजिक। अमेरिका में ऐसा होता है कि फादर डे मनाने का अर्थ होता है कि उस दिन वो सब अपने बच्चा जो है सब अपने ओरिजिनल माँ बाप के पास जाता है, ठीक है, ओरिजिनल बाप के पास जाता है फादर डे के दिन। क्योंकि वहाँ पे छोटी छोटी बात के लिए झगड़ा हुआ, डाइवर्स हुआ, किसी के साथ कोई पर्सनली या उसके साथ अपना जीवन 100% नहीं बिताता है, तो अपना जीवन 100% नहीं बिता रहा है, मतलब वो दूसरा पत्नी खोज लिया, वो दूसरा पति खोज, लेकिन उस बीच में बच्चा भी हो गया। वो बच्चा जो है अपने ओरिजिनल बाप को इंडिकेट किया जाता है और फादर डे के दिन सब अपने अपने बाप से जाकर क्या कहता है, मिलता है। यहाँ तो हर दिन फादर डे मन रहा है, हर दिन अपने पापा से मिलते हैं, फादर डे मन रहा है, ठीक है ना। लेट तक सुत गए,
चिल्ड्रन डे में बन जाएगा। क्या क्या की आवाज आने लगी घर से, ठीक है, एक बार सो के देखना, कल ही चिल्ड्रन डे बन जाएगा। तो सप्ताह के 7 दिन, संवत का प्रयोग और कैलेंडर का प्रयोग कहाँ से हम लोग सीखे? इसीलिए बच्चों आप लोग सुने होंगे भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। और ये ग्रेगरी जो वर्ड है वो किससे आया है? इंडो ग्रीक से आया है, ठीक है। इसीलिए हम लोग कैलेंडर सीखे यहीं से, ठीक है, संवत इस्तेमाल करना सीखे वहीं से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। भारतीय नाटक के विकास यूनानियों के प्रभाव से हुआ। नाटक, रामलीला, ठीक है ना, बहुत, जैसे विदेशिया नाटक बहुत अच्छा फेमस है। विदेशिया नाटक भिखारी ठाकुर का लिखा हुआ भोजपुरी में, भोजपुरी का बहुत फेमस नाटक। विदेशिया नाच पार्टी कहीं कहीं लिख देगा। भिखारी ठाकुर भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते हैं, ठीक है ना। भिखारी ठाकुर के बारे में बहुत बार चर्चा भी की आप लोग के साथ। भारतीय नाटक के पर्दा के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग होता था। यह शब्द यूनान का देन है। पर्दा जानते हैं? पहले नाटक होता था ना, तो पर्दा उठता था, पर्दा गिरता था, स्टेज पर पर्दा हटता है, पर्दा गिरता है। तो पर्दा हटता था तो सीन आता, जैसे आजकल हम लोग वीडियो में एडिट करते हैं ना, सीन 1 फिर डाले, ऐड किए, क्रॉप किए, कट पेस्ट हो रहा है, तो वो तो अब हम लोग आसान है ना, मोबाइल से एडिट करके डाल लेते हैं, सबको दिखा देते हैं। पहले हम लोग समझते थे कि इतना जल्दी कपड़ा कैसे खोल ले वाले फिल्म में, बदल ले कैसे तुरंत, मतलब छोटा दिमाग है। तुम लोग भी शायद सोचे होगे कि तुरंत ही यहाँ वाले तुरंत वहाँ वाले, माने कैसे इतना जल्दी हो जाता है। बाप रे, हमने से इतना जल्दी होता है, अब बड़ी बेचैन रहते थे। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि बाप रे, तो 2-2 साल 3-3 साल एगो फिल्म शूट में लगा देता है। एक सीन को रिकैप करने में कितना लंबा समय लगता है, फिर एडिट होता है, फिर ऐड होता है, बहुत परेशानी है, जटिलता है। जैसे जैसे हम लोग को रियलिटी पता चला, इसलिए रिकॉर्डेड जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं उस पर कभी भरोसा मत करना कि हाँ एकदम एक सूर्य बोल रहा होगा या अच्छा बोल रहा होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। उस वीडियो को रिकैप करने में 2 बार 3 बार 4 बार ले लेके, ठीक है ना, और तब उस वीडियो को पूरा सर्च किया होगा, जो बेटर हो, जो सबसे अच्छा हो। जैसे आप लोग अपना रील्स बनाते हैं इंस्टाग्राम पर, 4 बार 5 बार एक ही बार बनाते हैं, ड्राफ्ट में सेव करते हैं, जो सबसे परफेक्ट होता है उसको रिलीज करते हैं। इंडो ग्रीक शासन ने मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में एक नई शैली, जिस शैली को क्या बोलते हैं, गांधार शैली का विकास किया। इस शैली में निर्मित प्रथम मूर्ति महात्मा बुद्ध की है बनाई गई। हालांकि इस शैली में सर्वाधिक विकास किसने किया था? कुषाण वंश ने किया था। ध्यान से सुनना कि गांधार शैली जो विकसित किया गया वो किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? इंडो ग्रीक के द्वारा किया गया। और इंडो ग्रीक ने सबसे पहला जो क्या बनाया, वो भगवान बुद्ध का ही मूर्ति बनाया, क्योंकि वो मिनांडर जो था वो क्या किया था, भगवान बौद्ध को, उसका धर्म को अपना लिया था। भगवान बुद्ध का धर्म अपनाने के साथ साथ वो क्या कर दिया, उसका अनुयायी बन गया। और भगवान बुद्ध में जब उनको नेह लग गया तो भगवान बुद्ध का ही मूर्ति बनाना सबसे पहले शुरू किया। मैं बात करूं कि इसके जो एरिया जो थे, शासक जो है कनिष्क के काल में बहुत ज़्यादा हुआ था। कुषाण का जो कनिष्क जो राजा बना उसके शासन काल में ऐसा हम लोग को देखने को मिला। शक और सीथियन के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग को यूनानी की चर्चा है, थोड़ा देर रुक जाओ। पहला जो यूनानी आया, दूसरा जो आया वो शक आया, ठीक है, ठीक है। तो यूनानी की जो हम लोग चर्चा करते हैं, दूसरा कौन आया, शक की चर्चा आती है। तो यूनानी के बाद कौन आया, शक आया, ठीक है। मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा आक्रमणकारी कौन था, शक या सीथियन शासक था, जो मध्य एशिया के यूची कबीला से संबंधित था, जो बोलन दर्रा को पार करके भारत आए थे। कौन सा दर्रा, बोलन दर्रा, याद रखना, ठीक है। बोलन दर्रा को पार करके वो भारत की तरफ आया, ठीक है। सबको इस एरिया के बारे में जानना बहुत दिलचस्प हो गया था, क्योंकि अशोक के काल में, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, ठीक है ना, एक तरह का हवा बह गया कि एक ऐसा जगह है जिस जगह पर क्या है, बहुत ज्यादा प्रतापी राजा लोग रहते हैं, महान लोग रहते हैं, बहुत, है ना, डायरेक्ट अफगानिस्तान तक ठेल के पहुंचा दे रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, उसका विस्तार बहुत तेजी से हो रहा था। तो लोगों को पता चला कि वो साम्राज्य धीरे धीरे क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। इसीलिए सब लोगों ने क्या किया, अपना आजमाया, ट्राई किया, बात समझ में आई, और एंट्री भी लिया। तो ये जो शक शासन जो भारत में आए, वो शक शासन की व्यवस्था छत्रप शासन व्यवस्था थी, इसलिए उन्होंने भारत में छत्रपति शासकीय प्रणाली के अनुरूप ही शासन किया।
शकों ने भारत पर 2 दिशा में उत्तर और पश्चिमी प्रसार किया। भारत में शकों के 4 मुख्य क्षत्रप थे, पहला उत्तर, दूसरा पश्चिम। में उत्तर में 2 केंद्र, पहला तक्षशिला और दूसरा कौन सा, मथुरा। उत्तरी का जो इलाका जो था, जो बोलन दर्रा का जो पार करके जो बीचों बीच क्रॉस करके जब आते थे, उसके उत्तर में कौन था, मथुरा का इलाका, दूसरा कौन सा, और पश्चिम में 2 केंद्र बनाए गए, एक नासिक और दूसरा कौन, उज्जैन। नासिक महाराष्ट्र का इलाका है, उज्जैन जो है वो मध्य प्रदेश का इलाका है। ठीक है, नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और इन नासिक में प्याज की खेती बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, गोदावरी नदी में बाढ़ आने के कारण प्याज का पूरा फसल नष्ट हो जाता है, जिससे प्याज की महंगाई हो जाती है। महाराष्ट्र में कपास के साथ साथ प्याज भी अच्छा उगाया जाता है। ठीक है, तक्षशिला में शक संवत की स्थापना माउस के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, माउस के द्वारा। उज्जैन में शक संवत की स्थापना यशोमती चेष्टक के द्वारा किया गया। नासिक में शक वंश की स्थापना भूमक के द्वारा किया गया, और मथुरा में शक वंश की स्थापना राजुल ने किया। किसने किया बच्चों, ये नाम आपको याद रखने। कुछ बात जो आपको समझना है, इसी मथुरा में शक संवत राजुल को पराजित करने के पश्चात मालवा के शासक विक्रमादित्य 6 ने विक्रम संवत को प्रारंभ किया। आपको याद आ रहा है, अभी थोड़ा देर पहले 57 ईसा पूर्व में भी पढ़ाए थे। अब कुछ संविधान की बात जो आपको याद रखना है, यहाँ पे कुछ नोट्स वाले पार्ट है जिसको आप ध्यान में रखो, जो मूल संविधान की बात करती है। हमारे मूल संविधान में विक्रम संवत, कौन संवत, विक्रम संवत की चर्चा की गई है, किंतु वर्तमान समय भारत का राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर कौन संवत है, संघ संवत को माना गया है। मतलब मूल संविधान में क्या माना गया है, विक्रम संवत की चर्चा की गई है, लेकिन अब हम लोग कौन संवत मानते हैं, शक संवत चलाते हैं। 22 मार्च 1957 ईस्वी को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को मान्यता दिया गया। कब हुआ, 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में किसको माना गया है, शक संवत को माना गया है। शक संवत की शुरुआत 78 ईसा पूर्व में कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर किया था। याद रखेंगे, शक संवत की शुरुआत किसने की थी, कुषाण वंश का राजा कनिष्क। कुषाण वंश का राजा कनिष्क कब, 78 ईसा पूर्व में। 57 ईसा पूर्व में क्या बना था बुआ, विक्रम संवत की शुरुआत विक्रमादित्य ने की थी। ठीक है ना, जो किस संवत के थे बच्चों, मालवा के थे। किसके थे, मालवा के। और जो ये शक संवत है उसकी शुरुआत किसने की थी, कुषाण वंश का राजा कनिष्क ने किया था। जब उसका राज्याभिषेक हुआ तब शुरुआत किया। और ये शक संवत की शुरुआत कब हुई है, 78 ईसा पूर्व में। अब क्वेश्चन यहाँ से बना देता है कि विक्रम संवत और शक संवत में अंतर कितने वर्षों का है। क्वेश्चन बहुत खराब पूछा, तो एक बार में 2 सवाल को टच कर दिया। क्वेश्चन क्या पूछा, विक्रम संवत और सम संवत में कितने साल का अंतर है, तो ये कितने में, 78 में, ये कितने में, 57 में। कितने साल की, 21 साल की अंतर है। कितने साल के अंतर है, अच्छे से याद रखना, दोनों के बीच अंतराल कितने का है। भारतीय मूल संविधान में विक्रम संवत को मानवता प्राप्त है, लेकिन 1947 मतलब 1957 में 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को लाया गया। शक संवत की शुरुआत किसने की थी, शक संवत की शुरुआत किसने की थी, अरे पगला, कनिष्क ने किया था। किस वंश का, कुषाण वंश का। ठीक है, यही कनिष्क के शासनकाल में बच्चों हम लोगों ने क्या किया था, इसी कनिष्क के शासनकाल में हम लोगों ने उस जमाने में, ठीक है, कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में चौथा बौद्ध सम्मेलन भी कराया था। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में किया गया। अभी मैंने इसकी चर्चा की, कब ईसा पूर्व में, 57 में। अगला लाइन है, शक संवत एवं विक्रम संवत के बीच का समय अंतराल कितने वर्ष का है, 135 वर्ष का है। समझ गए ना, समय अंतराल मतलब, ठीक है, विक्रम संवत और शक संवत दोनों के बीच का अंतराल जो है कितने का है, 135 वर्ष का है। ठीक है, अब एक्चुअली ऐसा है कि इसकी जो चर्चा हुई है वो ईसा पूर्व में हुई है, और इसकी चर्चा किसमें हुई है, सिर्फ ईस्वी में हुआ है। ध्यान सुनना, इसमें जो चर्चा हुई है वो किसमें हुई है, ईस्वी में हुई है, और उसमें किसमें हुई है, ईसा पूर्व में हुई है। ठीक है, तो ईस्वी और ईसा पूर्व कहने का मतलब, ध्यान सुनो, ये 57 से 0 आया होगा। ठीक है ना, ईसा पूर्व कहने का मतलब उल्टा आया होगा, 57, 56, 54, 53, 52, 51, 52 ऐसे आया होगा।
जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना 97, 98, 97, 96, 95, उसी तरह ये आके 0 आया होगा और उस 0 से फिर कितना बढ़ा 78। इसीलिए दोनों की लांबिक दूरी हम लोग कितना मेजर किया 135। और दोनों के बीच का अंतर कितने साल का 21 साल का। समझ गए ना, दोनों के बीच का अंतर कितने साल का 21 साल का। और दोनों के बीच का समय अंतराल कितने साल का है बच्चों 135 वर्ष। समझ में आ रहा है ना। 78 में से 57 घटाओ 21 वर्ष का ये अंतराल है और दोनों के बीच में समय अंतराल कितने का है 135 वर्ष का। क्वेश्चन कंफ्यूज मत होना, आप याद रखना विक्रम संवत और शक संवत दोनों के बीच का समय का जो लांबिक दूरी है वो कितने साल का है, समझ में आई 135 साल। कैसे पता किए हैं, ये 57 घट के पहले 0 आया और फिर 0 से 1 2 3 4 5 करके 78 तक गया। ठीक है, तो 78 उधर से इधर जो घटा के मिला कितना 35 साल। नासिक में शक शासक नहपान के समकालीन सातवाहन वंश के शासक गौतम पुत्र सातकर्णी था, जिन्होंने नहपान को पराजित कर दिया था, जिसका स्पष्ट प्रमाण जोगल थंबी से प्राप्त सिक्के के ढेर से चलता है। इन सिक्कों में एक तरफ नहपान की आकृति खुदी हुई है और दूसरी तरफ गौतम पुत्र सातकर्णी की भी चर्चा की गई। मैं बात करूं गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम द्वितीय की ने शकों को पराजित करने के अवसर पर विक्रमादित्य के उदाहरण की और इस अवसर पर चांदी का एक सिक्का भी जारी किया। इस सिक्का को क्या कहा गया, रूपक कहा गया। गुप्त वंश का चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे बड़ा उपाधि धारण किया, आपको याद है सबसे बड़ा विक्रमादित्य उपाधि किसने किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और सबसे आखिरी कौन है, हेमू, है ना। तो जैसे ही वो पराजित किया, किसको, शक का पराजित किया, तो इसी शकों को हराने पर विक्रमादित्य की उपाधि क्या की, प्राप्त की। और उसी समय एक चांदी का सिक्का भी जारी किया। उस चांदी के सिक्के को क्या बोलते हैं बच्चों, रूपक कहते हैं। ठीक है। उज्जैन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक शासक कौन था, रुद्रदामन प्रथम था। रुद्रदामन में जानकारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में काव्यात्मक शैली में अंकित प्रथम अभिलेख है। यानी पहला ऐसा अभिलेख जो काव्यात्मक हो, यानी कौन सा हो, गद्य और पद होता है ना, कविता के रूप में वो मिलता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील पुनर्निर्माण की जानकारी प्राप्त होती है। रुद्रदामन के अधिकारी सुविशाख ने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था। याद रखेंगे, सुविशाख में सुदर्शन झील का क्या कराया था, पुनः निर्माण कराया था, मतलब मरम्मत करवाया। रुद्रदामन सातवाहन वंशी वशिष्ठ पुत्र पुलुमवी का समकालीन माना जाता है। तो हम लोगों ने आज किसको कंप्लीट किया है, इंडो ग्रीक को किया और शकों को किया। ठीक है ना, सीथियन जिसको कहते हैं। आगे दो और है, प्राचीन पहलव शासक, उसको हम लोग अगले दिन करेंगे। ठीक है।